जब आपके घरों से दूध, घी और कई ऐसे ईंधन और उपकरण बदल दिए गए, तो फिर बदले में क्या लाया गया, आप सोचो। अब फिर भी कुछ लोग ऐसे रह गए होंगे जो दूध की गुणवत्ता को पहचानते थे, जो धार्मिक भी थे, संस्कारवान भी थे, लेकिन अब इनसे दूध दूर कैसे किया जाए। तो धार्मिकता में ही पहनाया गया ऐसा षड्यंत्र था जो उनको दूध से दूर कर दे। क्या षड्यंत्र था? जो शाकाहारी थे, जो धार्मिक भी थे, जो संस्कारवान भी थे, अब उनके लिए एक सोचने के लिए एक षड्यंत्र दिया गया कि बताओ, तुम जानवरों से जो भी प्राप्त होता है उसको मांसाहार मानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए उन जानवरों की रक्षा करते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। यही आपका दया धर्म है कि नहीं? बिल्कुल, धम्मो दया विशुद्धो, ये हमारा सूत्र है, आगम में आया है। तो फिर इस आगम के तहत आपने ये चिंतन क्यों नहीं बनाया कि वो दूध भी तो जानवर से प्राप्त होता है, उसको आप शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? देखो, आपको गुलाम बनाना था। जो दूध पी करके आपकी प्रतिभा पुष्ट होती थी उसको नष्ट करना था, तो एक नया पैंतरा चला गया कि अब तुम्हें दूध को बदले में चाय पिलाई गई। लेकिन कुछ लोग थे जो चाय की हानि से परिचित हो गए, फिर वापस दूध पर लौट आए। अब एक नया पैंतरा चला कि तुम अब दूध पी ही ना पाओ, क्योंकि तुम दूध नहीं पियोगे तो फिर दही, दूध, मक्खन और घी तक पहुंचोगे कैसे? और जो घी आपके लिए अमृत माना जाता है, उस अमृत को तुम पाओगे ही कैसे? और जब अमृत तुम्हें नहीं मिलेगा तो मृत तो अपने आप हो ही जाओगे, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नया षड्यंत्र कि दूध मांसाहार क्यों नहीं है, जब मांस भी तो उसी गाय या भैंस से प्राप्त होता है, तो दूध भी उससे ही प्राप्त होता है। तो किसी ने तर्क किया होगा, वो तो उनको मार करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम उसको नहीं करते, नहीं खाते। तो किसी ने कहा आजकल दूध भी तो यातना देकर के प्राप्त करने लग गए हैं, और ये यातना देकर के प्राप्त करने के कारण उनको भी तो कष्ट होता है। जब आप ही लोग मानते किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है, तो यहां पर तो उनके दिल को भी दुखाया जा रहा है और शरीर को भी दुखाया जा रहा है, हिंसा क्यों नहीं मानी जाएगी? देखो, जितना धर्म का अध्ययन आपने नहीं किया होगा, ऐसा उस षड्यंत्रकारियों ने अध्ययन किया, तो फिर एक नई समाज का निर्माण कर गए। पहले दो ही प्रकार की समाज थी, शाकाहारी और मांसाहारी। अब एक नई समाज आई जिसको बोलते हैं वीगन सोसाइटी। समझ रहे हो? ये वीगन सोसाइटी भी षड्यंत्र है। मैं वीगन वालों के भावों को तिरस्कृत करना नहीं चाहता, लेकिन अपने भावों की सही समीक्षा करें, इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं। अब जैसी वीगन सोसाइटी आई तो पहले वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे। जैसे ही वीगन आए तो चौथे तैयार हो गए एगिटेरियन, जो अंडे के अलावा सबको मांसाहार मानते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनको आप शाकाहारी मानते थे, वो दूध के अलावा दूध को भी शाकाहार मानते थे, तो उन्होंने दूध को भी मांसाहार सिद्ध कर करके वीगन बना लिया अपने आप को। तो नए तैयार हो गए। जैसे दूध पीने वाले भी शाकाहारी हो सकते हैं, ऐसे अंडे खाने वाले भी शाकाहारी हो सकते हैं। तुम हो वेजिटेरियन, हम हैं एगिटेरियन, वीगन है जो दोनों से बच जाते हैं। देखा कैसे कैसे कदम बढ़ा बढ़ा करके आपके अंदर नाकामी के दंश बोए गए हैं। अब वीगन वालों से पूछो, वो आपसे भी बड़े शाकाहारी लगते हैं, लेकिन वो आपसे बड़े शाकाहारी हैं, आपसे बड़े धर्मात्मा हैं, आपसे बड़े पुण्यात्मा हैं, कि बिना सोचे समझे वाले जड़ात्मा हैं। महाराज, इसमें जड़ात्मा क्यों बोल रहे? क्योंकि जिनके पास बुद्धि जड़ हो जाती है उनको जड़ात्मा कहने से क्या दिक्कत है? मैं वीगन वालों को जड़ात्मा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ यानी कि मूल, इस मूल को नहीं समझा है, इसलिए जड़ात्मा बोल रहा हूं। अब वो प्रश्न करते हैं, महाराज जिस गाय से दूध पैदा होता है, उन्हीं गाय की जिन वाहिनियों में, जिन नलिकाओं में दूध बहता है, उन्हीं नलिकाओं में से तो खून बहता है। तो जब आप उन्हीं रक्त वाहिनियों से निकला हुआ खून को मांसाहार मानते हैं,
तो उन्हीं वाहिनियों से निकला हुआ दूध को शाकाहार कैसे कह सकते हैं? बहुत अच्छा तर्क है आपका। तो क्योंकि जो तर्कशील होता है वो कुतर्क भी करे तो बहुत तरीके से करता है, और इस कुतर्क के शिकार जब आप हो जाते हैं तो आप अमृत तुल्य दूध को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये तैयार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्रतिभा अब नष्ट होने की कगार पर कैसे लाई जाए, ये भी साजिश का हिस्सा था। अब उनसे पूछो, बहुत अच्छा तर्क आपने किया कि उन्हीं नलिकाओं में, उन्हीं वाहिनियों में से दूध बहता है और उन्हीं वाहिनियों में से खून बहता है, आप जो कह रहे हैं। तो विज्ञान बोलता है, अब मैं विज्ञान के आधार पर आपकी बात को कसना चाहूंगा। विज्ञान बोलता है किसी भी मवेशी या किसी भी जानवर से किसी एक पॉइंट से लगभग 2 टन खून सप्लाई होता है प्रतिदिन। भले ही वो जानवर 2 टन का ना हो, लेकिन जो सर्कुलेट होता रहता है, एक किसी पॉइंट को यदि आप मेजर करें, पॉइंट आउट करें, तो वहां से लगभग एक दिन में 2 टन खून निकल चुका होगा सर्कुलेट होकर के। अब जिस पॉइंट से या जिन नलिकाओं से 2 टन खून सप्लाई प्रतिदिन होता है, यदि उन्हीं में से दूध बहता होता तो एक आध बार तो दूध भी लाल दिखता होता। क्या ऐसा होता है कि पहले खून सर्कुलेट हो जाता है, खून सप्लाई हो जाता है, फिर धुलाई होती है पानी से उसकी, जैसे आप लोग अपने घरों की नालियां साफ करते हैं, ऐसी उन नलियाओं को या नलिकाओं को पहले खून सप्लाई होता होगा, फिर वो गाय बोलती होगी कि हे खून तुम रुको, अभी अब पानी सप्लाई होगा साफ करने के लिए, और जब पानी से धुलाई हो जाए फिर वो गाय बोलती होगी हाँ अब दूध का नंबर है, दूध आ जाए। ऐसा होता क्या? इसका मतलब है जिनमें से खून बहता है उसमें से दूध नहीं बहता, और जिनमें से दूध बहता है उसमें से खून नहीं बहता। अब देखो अगला स्टेप सुनो इसी विज्ञान का। यदि दूध में खून के बराबर यदि अंश होते तो खून में, आप लोग यदि बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं 10वीं तक तो इतना आपने पढ़ा होगा कि खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा, ये 4 उसके अवयव होते हैं। होते कि नहीं होते? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटिलेट्स जिसकी कमी होने के कारण आपको क्या हो जाता है, डेंगू, सब जानते हैं प्लेटिलेट्स, और बढ़ता कैसे, पपीता से, ये भी सब जानते हैं। और प्लाज्मा जो खून में ही पाया जाता है, प्लाज्मा थेरेपी चली थी तब कोरोना आया था, वो भी भगवान जाने क्या था, वो तो हम बाद में बताएंगे अभी। तो ये 4 चीजें होती हैं। क्या दूध में से इन 4 में से एक आध कोई होता है क्या? क्या दूध में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में से कुछ होता है क्या? तो फिर दूध और खून एक कैसे हो सकता है? फिर प्रश्न करते हैं यदि आप कि हाँ जब आप मांस में या खून में प्रतिपल जीवों की उत्पत्ति मानते हैं तो दूध में भी तो जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मांस में और खून में जीवों की उत्पत्ति मानते हैं, चाहे वो ताजा हो चाहे बासा हो, कैसा भी हो, लेकिन दूध में दूध दोहते ही जीव उत्पन्न हो जाएं, ये कौन कह सकता है, बता दो। एक मर्यादा के बाहर अथवा विकृत होने के बाद तो फिर साग सब्जी में भी, रोटी में भी जीव हो जाते हैं। ऐसे में मर्यादा के बाद दूध में जीव दिख जाए तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो उसकी विकृति का परिणाम है। जब वो संस्कृत रूप में और संस्कृति के रूप में रहता है तो उसमें जीव कदापि नहीं पाए जाते। और यदि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे उस पक्षी में से वो अंडा निकलता है तो उस अंडे को, जो पक्षी को कष्ट हुए बगैर निकलता है, उसको आप मांसाहार मानते हैं, तो दूध भी तो यदि आप बिना कष्ट के पाते हैं तो उसको मांसाहार आप क्यों नहीं कहते हैं? ऐसे बीगन वाले इस षड्यंत्र के तहत आपसे कुतर्क करते हैं। मैं आज उन बीगन वालों के कुतर्कों का जवाब देने यहां बैठा हूं। तो जो एक बोलते हैं कि पक्षी को भी तो सब कष्ट नहीं होता, अंडा देता है, तो यदि बिना कष्ट के भी दूध निकाला जाए तो अंडा और वो दूध एक क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छी बात है। तो खून और दूध का तो अंतर अलग अलग अपने आप समझ गए आप। अब अंडे और दूध का अंतर आपको समझना है। अंडे में से अब वो फिर और एक तर्क करते हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि अंडे से जीव पैदा होता है तो आज तो फिर अंडे ऐसे भी आने लगे हैं जो अनफर्टाइल होते हैं, जिनमें से चूजा पैदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? मतलब कुतर्क करने वालों ने अपने अंदर और अपने पक्ष में कितने सारे लॉजिक तैयार किए हैं, और आप इन लॉजिक का जवाब नहीं दे पाते तो फिर घर से बाहर पूना, बेंगलोर, मुंबई पहुंचने के बाद आपके बच्चे
या तो एगिटेरियन हो जाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, क्योंकि उनका सही जवाब उनको पता नहीं होता है। तो सुनो अब, और सुनो, और उन होनहार अपने बच्चों को भी ये वाली बात बता देना कि महाराज ने आज प्रवचन में ये सब बातें कही हैं, ताकि आपके बच्चे जो 9 बजे तक घर में शयन करते रहते हैं और 3 बजे तक रात में जागरण करते रहते हैं, ऐसे उनको रज्जगा करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले सिर्फ मात्र नवरात्रि में नहीं, अब तो 365 दिन पैदा होने लग गए हैं। तो उनसे बोल देना कि महाराज ने आज क्या जवाब दिया इन सब चीज़ों का। तो सुनो, चाहे वो एगिटेरियन हो, चाहे वो फर्टाइल एग हो, चाहे वो अनफर्टाइल एग हो, यानी कि जिनसे जूजा पैदा होते हैं ऐसे अंडे हों, या जिनसे जीव पैदा नहीं होता ऐसे अंडे हों। पहली बात तो वो भ्रूण का जो विकास हुआ है अंडे के इतने बड़े रूप में, वो बिना जीव के हो ही नहीं सकता है। और यदि आप ये कहते हैं कि दूध भी बिना कष्ट के पैदा हो रहा है और वो अंडा भी बिना कष्ट के पैदा हो रहा है, और जो अनफर्टाइल एग है वो तो दूध के समान है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आप सोचो, पहले हम फर्टाइल एग की बात कर लें। यदि फर्टाइल एग यानी जिससे जूजा पैदा होता है उसी के बराबर यदि दूध है और बिना कष्ट के पैदा होते, इसलिए दोनों समान हैं, तो जिस पक्षी का वो अंडा होता है उस पक्षी के अंडे में से वैसा ही पक्षी पैदा होता है। और यदि आप ये कहते हैं कि दूध में भी तो जीव हो जाते हैं, तो जिस गाय का वो दूध है उस दूध में होने वाले जीव क्या गाय और भैंस के रूप में होते हैं? यदि उसमें इल्लियां हो जाती हैं या फटने के बाद उसमें जर्म से पैदा हो जाते हैं, तो वो गाय और भैंस के रूप में नहीं होते। इसका मतलब वो उनका वो अवयव नहीं है जो अंडे के रूप में होता है। फिर यदि आप ये कहते हैं कि अनफर्टाइल एग है जिसमें चूजा पैदा नहीं होता, तो इसके लिए तो ये प्रयोग किया गया। एक संवेदनशीलता आंकने वाली एक मशीन आती है जिसका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूं, कभी याद आएगा, या फिर आप सर्च कर लेना नेट पर। कौन सा मीटर होता है जिसमें किसी भी प्राणी की संवेदनशीलता आंकी जाती है कि इसमें कितने सेंसिटिविटी है। तो उस मशीन के एक तार को पहले वनस्पति में लगाया गया और एक तरफ एक अंडे को लगाया गया जो था फर्टाइल एग, यानी जिससे जीव पैदा होता है। उस मशीन ने जब उन दोनों की संवेदनशीलता को आंका तो क्या रिपोर्ट की आप सुनिए। जब उस वनस्पति को कष्ट दिया गया, यानी कि उसको आप जब सुधारते हैं जो करते हैं, और एक तरफ जब अंडे को फोड़ा गया उस वैज्ञानिक ने, उस प्रयोगधर्मी ने, तो मशीन ये रिपोर्ट करती है कि जितनी संवेदना यहाँ थी इससे 5 गुनी संवेदना वाला कोई जीव यहाँ पर घात को प्राप्त हुआ है। समझ रहे हो? ये तो हो गई वनस्पति की जो एक इंद्री थी, और ये अंडा जो पंचेंद्री का अवयव था, इसलिए उस मशीन ने भी बोल दिया कि 5 गुना संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पर मारा गया। अब फर्टाइल एग और अनफर्टाइल एग दोनों की परीक्षा की गई कि इन दोनों की संवेदनशीलता में कितना अंतर है। अब एक तरफ एक तार से फर्टाइल एग को जोड़ा गया और एक तरफ अनफर्टाइल एग को जोड़ा गया, और जब दोनों को तोड़ा गया तो मशीन जवाब देती है दोनों तरफ समान संवेदनाओं वाले जीवों की मृत्यु हुई है। जब मशीन भी ये पहचान लेती है कि चाहे वो फर्टाइल एग हो चाहे वो अनफर्टाइल एग हो, दोनों में संवेदनशीलता अथवा चेतना बराबर है, तो मनुष्य को पहचानने में कौन सी दिक्कत आ रही है कि दोनों अपने आप में उस जीव के ही अवयव हैं, चाहे वो उसमें से चूजा पैदा होता हो चाहे ना होता हो। और भ्रूण का विकास यदि हुआ है उस अंडे के रूप में, इतने बड़े के रूप में, तो बिना चेतना के संभव नहीं है कोई भी भ्रूण का विकास। ये तो विज्ञान भी मानता है, फिर अंडे को शाकाहारी कैसे कह सकता है? अब सुनो और सुन लो, जो दूध को और अंडे को समान मानते हैं अथवा खून या दूध को समान मानते हैं, ये पूरा विषय आज हो ही जाए, समय भी हो रहा है लेकिन मैं समय के पहले इसको पूरा कर दूंगा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये खून के अवयव हैं। तो खून का एक प्रोटीन भी होता है जिसको बोलते हैं आप हीमोग्लोबिन। बोलते कि नहीं बोलते? सब लोग अपना एचबी लेवल कितना है बार बार चेक कराते रहते हैं, 8 है कि 9 है कि 10 है कि 11 है कि 12 है, भगवान जाने। ये लेवल होने के बाद भी आपके अंदर खून है कि नहीं, भगवान जाने। महाराज खून तो है तब तो हम जिंदा हैं, पता नहीं किसका खून है।
अरे भगवान वीर प्रभु की तुम संतान होते हो, वीर प्रभु का खून होते तो तुम कभी भी अंडे को शाकाहारी नहीं मानते और दूध को मांसाहारी नहीं मानते। इसलिए खून में आपका HB क्या है वो मैं परीक्षा कर रहा हूं यहां पर। तो जो खून में HB है, खून का प्रोटीन HB यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। आप सब जानते हैं यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो। लेकिन क्या दूध का प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है? दूध के प्रोटीन का नाम केसीन है और खून के प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। जब दोनों के प्रोटीन ही अलग अलग हैं तो वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों के सेल्स जब नापे गए कि दोनों में सेल्स किस टाइप के होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं बॉटनिकल सेल्स और कुछ होते हैं जूलॉजिकल सेल्स, यानी कुछ पादप कोशिकाएं होती हैं, कुछ जैविक कोशिकाएं होती हैं। तो जब खून और दूध इन दोनों की कोशिकाओं का आकलन किया गया, रिसर्च की गई, तो आप मान करके हैरान होंगे कि खून भी यदि पशु से प्राप्त होता है और दूध भी यदि पशु से प्राप्त होता है तो दोनों की सेल्स में विज्ञान ने क्या रिपोर्ट की, तो आप हैरान होंगे कि खून में तो जैविक कोशिकाएं पाई गईं लेकिन दूध में पादप कोशिकाएं पाई गईं, यानी कि वनस्पति जन्य कोशिकाएं पाई गईं। यदि वो वनस्पति से पैदा नहीं हुआ है दूध, तो भी उसमें कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं क्यों पाई गईं? इसका मतलब है कि जो गाय वनस्पति खा करके जो भोजन करती है, चारा खाती है, उससे प्रथम धातु के रूप में प्राप्त होने वाला जो रस धातु है उसी का नाम दूध होता है। इसीलिए उसमें भी पादप कोशिकाएं पाई जाती हैं, वनस्पति कोशिकाएं पाई जाती हैं, बॉटनिकल सेल्स पाए जाते हैं, ना कि जूलॉजिकल सेल्स। अब बताओ, विज्ञान के आधार पर भी दूध कहीं मांसाहार सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ये बुद्धि में क्यों वो मांसाहार बनता जा रहा है? कहीं षड्यंत्र ये तो नहीं है कि ये दूध को मांस सिद्ध कर देंगे, फिर भी यदि ये दूध पी सकते हैं तो फिर अंडा भी खा सकते हैं, क्योंकि अंडे को भी कष्ट नहीं होता है। आपके अंदर अंडे को भेजने के लिए षड्यंत्र है ये, इसलिए अनफर्टाइल एग की कवायद आई। अरे अनफर्टाइल एग और कुछ नहीं है, उसमें कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया कर दी गई है जिसमें से उसमें दिखने वाला जीव पैदा नहीं होगा, लेकिन उसमें बढ़ने वाला जीव तो है उस अंडे के रूप में, जिसको आप जीव नहीं देख पा रहे हो। ऐसे तो कई बार मनुष्यों के भी गर्भ होता है, लेकिन उसमें ऐसा गर्भ होता है जिसमें जीव पैदा नहीं हो पाता, मृत हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो मनुष्यों के भी होती हैं। फिर यदि पशु पक्षियों की होगी, कौन सी बड़ी बात है? और इसके आधार पर यदि तुम उसको जीव नहीं मानना चाहते हो तो ये बुद्धि की करामात है और कुछ नहीं है। अब सुनो, इतना हो गया कि दोनों की सेल्स अलग हैं, दोनों के प्रोटीन अलग हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद भी यदि आप ये कहते हैं कि जैसे मांसाहारी लोग होते हैं उनके अंदर हाइपर एसिडिटी की समस्या हो जाती है, यानी कि अम्ल पित्त के रोगी वो बन जाते हैं, तो दूध पीने वाले भी को भी तो हाइपर एसिडिटी होती है। अब देखो इनके बुद्धि को कौन खा गया। ऐसे कहने वाले लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सबसे अच्छा एंटासिड यानी कि अम्ल पित्त का नाश करने वाला कोई यदि औषधि है पूरे मेडिकल साइंस में, तो दूध से बढ़कर के कोई दूसरा एंटासिड नहीं हो सकता। किसी को हाइपर एसिडिटी हो भी रही हो, यानी अम्ल पित्त बढ़ भी रहा हो, तो वो आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, दोनों को समान मात्रा में मिला करके यदि उसको बॉयल करने के बाद ठंडा करके उसमें मीठा और इलायची मिला के पी ले, तो इनो से भी बढ़ करके एंटासिड साबित होता है वो दूध। जिस दूध को आप हाइपर एसिडिटी के लिए कारण मान रहे हैं वो तो सबसे बड़ा एंटासिड है। तो फिर आप पूछेंगे कि दूध पीने वालों को भी एसिडिटी क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है कि दूध के प्रोटीन और दालों के प्रोटीन यदि एक साथ मिक्सअप करके खाओगे तो हाइपर प्रोटीन होने के कारण उनको एसिडिटी हो जाती है, ना कि दूध के कारण हो जाती है। ऐसे तो तुम यदि खान पान के संयोजन नहीं जानते हो और तुम्हारे अंदर रोग पैदा हो जाएं, तो इसमें उस खाने पीने का दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर अज्ञानता का दोष है। तो अज्ञानता के कारण तुम रोगी हो जाते हो, इसका मतलब दूध के कारण रोगी हो गए, गलत बात है। तो दूध जैसे अमृत तुल्य पदार्थ को भी तुम मांस कहने के लिए तुल गए हो, दूध जैसे अमृत तुल्य पदार्थ को भी तुम रोगों का कारण मानने लग गए हो। इसको मानने के पीछे षड्यंत्र है, किसी और का नहीं, उन्हीं फिरंगियों का जो आपके अंदर मानसिक गुलामी आज भी जला रहे हैं। और